हम्म, तो इसमें फॉरेस्ट वेजिटेशन इंडिया ये ज्योग्राफी का भी पार्ट है और इन्वायरमेंट का भी पार्ट है, तो दोनों में फायदा करेगा हमें। इसको देख लेते हैं। तो इंडिया में कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, उनके टाइप, और कितने रेनफॉल वहाँ चाहिए, किस जगह होते हैं, और उनकी क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे इसमें। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन का मतलब हम देखते हैं कि जहाँ सबसे ज़्यादा हरियाली एक तरह से होती है। तो सबसे ज़्यादा हरियाली का मतलब जहाँ बहुत बारिश होगी वहाँ पर ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनमें जो रेनफॉल चाहिए वो हाईएस्ट होगा एक तरह से 200 सेंटीमीटर तक, ठीक है। 15 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, 15 से 30 एवरेज होता है, ठीक है। और रीजन कौन कौन से अपने यहाँ, जो इक्वेटर के पास हैं, जो गर्म होंगे और साल भर ये वेट रहेंगे, गीले रहेंगे, मतलब बारिश होती रहती है साल भर, थोड़ी बहुत भी, ठंडी में भी होगी, गर्मी में भी होगी। और ये अर्थ का लगभग 7% ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। जो इस तरह से जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, वैसे इंडिया में भी ये इक्वेटर के पास होंगे। और यहाँ पर दुनिया के लगभग आधे जो है प्लांट और एनिमल मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ वैरायटीज बहुत होती हैं, फॉल फौना और फ्लोरा दोनों की, ठीक है। तो ट्रीज कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, रोजवुड, महोगनी, इबोनी, बैम्बूज, रेड रीच, जिनकी हाइट जो है करीब 60 मीटर तक जा सकती है, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्टर्न स्लोप पे है, अपने यहाँ वेस्टर्न घाट के, और जो हमारे यहाँ जयंतिया और खासी हिल्स है वहाँ पर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था ना कि अपने यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस वेट डेसिडियस वाले कहाँ मिलते हैं, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन था, नॉर्थ ईस्ट में होता है। अंडमान निकोबार था, अंडमान निकोबार में भी होता है। और आपका वेस्टर्न घाट वहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। फिर एनिमल कौन कौन से मिलते हैं भाई, एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, वन हॉर्न राइनो, ये देखा असम में, आर फाउंड इन जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी मिलता है, असम में तो ज़्यादा है लेकिन वेस्ट बंगाल में थोड़े बहुत, ठीक है। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट था। उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इस यहाँ पर 200 से कम और 70 से ज़्यादा, ठीक है। रेनफॉल है 200 से कम और 70 से ज़्यादा। और इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कम है, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस याद रखना, जिनको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। और ये ज़्यादा अपने यहाँ सबसे ज़्यादा फैले हैं ये, ठीक है। Trees of this forest type shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summer, further divided into moist and dry deciduous, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस दो तरह के होते हैं, एक मॉइस्ट और ड्राई। तो मॉइस्ट और ड्राई में क्या अंतर है, जो मॉइस्ट वाले हैं वो इनके जो रेनफॉल है वो 200 से 70 लिखा है इसमें, मेरे ख्याल से 200 से 100 होना चाहिए, ठीक है, मॉइस्ट वाला। क्योंकि 70 से 100 से 70 तो ड्राई में जा रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे ये मिस्टेक है या जानबूझ के लिखा है, देखना पड़ेगा। तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट ये मोस्टली ईस्टर्न पार्ट जहाँ ठीक ठाक बारिश होती है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या फुट हिल्स हिमालय के वहाँ पर, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्टर्न घाट जो स्लोप्स के हैं, मतलब ईस्टर्न स्लोप है जो वेस्टर्न घाट के, वहाँ पर ये देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से प्लांट हैं, टीक इज मोस्ट डोमिनेंट है इसमें, बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ये सब मिलते हैं यहाँ, कमर्शियल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्राई डेसिडियस जहाँ 100 से 70 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, सेंटीमीटर मतलब कि जो उनके सीजन में रेन हुआ कितना हाइट हाइट तक हुआ, ठीक है, ठीक है। तो 70 सेंटीमीटर तक, 70 सेंटीमीटर तक गया या 100 सेंटीमीटर तक गया, ठीक है, ऐसा। रेनियर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू एंड प्लेन्स ऑफ बिहार उत्तर प्रदेश, ठीक है, ड्राई डेसिडियस, यूपी बिहार का जो प्लेन है और जो पेनिनसुलर प्लेटू का जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पौधे कौन से उगते हैं, टीक, सॉल, पीपल, नीम, और लार्जेस्ट पार्ट क्लियर फॉर कल्टीवेशन एंड सम पार्ट्स आर यूज फॉर ग्रेजिंग, ठीक है। एनिमल कौन से मिल जाएंगे, लॉयन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, बर्ड, डिजर्ट, ये सब मिल जाएंगे यहाँ पे, स्नेक वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। लॉयन और टाइगर में एक हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है। लॉयन जो होता है वो लगभग ड्राई एरियाज में आपको मिलेगा जहाँ पे हल्का सा सूखा पड़ता है, ठीक है। टाइगर जो है आपको मार्शी एरियाज में मिलता है जहाँ गीला रहेगा जगह, ठीक है, ठीक है, याद रखना। जैसे मान लो कि अफ्रीका का केस तो अलग है, और अपने यहाँ गुजरात में लायन है, तो गुजरात के जिस एरिया में लायन है वहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है होगी लेकिन कम होती है, और वो ड्राई एरिया में आता होगा, ठीक है। टाइगर देखना हमेशा मार्शी एरिया में होगा, वो राजस्थान में, जैसे राजस्थान में आपका टाइगर है, ठीक है, लेकिन वो मार्शी एरियाज में होंगे, कम होंगे, रणथंभौर वगैरह में है।
और ज़्यादातर बंगाल टाइगर, जैसे बंगाल टाइगर मार्शी इलाके में है, या कहीं और भी देखोगे मार्शी इलाके में ही मिलते हैं ज़्यादातर टाइगर। ठीक है, वहाँ सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है। थोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, थोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, ये कितने यहाँ पे 70 से कम होती है। ठीक है, 70 से कम। ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स होते हैं। ठीक है। कौन से? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ठीक है। वेजिटेशन क्या है यहाँ पे? थॉर्नी ट्रीज है, थॉर्नी ट्रीज और बुशेस, एकेशिया, पाम, यूफोर यूफोरबियास, कैक्टी, ये सब मिल सकते हैं। ट्रीज कौन से? ट्रीज scattered and have long roots penetrating deep into soil in order to get moisture। बताया था लॉन्ग रूट क्यों होते हैं भाई? जहाँ पर कम पानी है, पानी बहुत नीचे होता है, मतलब मतलब जो जमीन है, जमीन के बहुत नीचे पानी होगा, तो जो पौधा यहाँ लगाया जाएगा ना, उसकी रूट्स बहुत लंबी जाएंगी पानी सर्च करने के लिए। ठीक है, तो जहाँ उनको पानी मिलेगा वहाँ तक जाएंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, तो इसलिए उनकी रूट्स बहुत लंबी होंगी। ठीक है। The stems are uh, succulent to conserve water. Leaves are mostly thick. देखा है? Leaves are mostly thick and small in to minimize evaporation। आपने कभी कैक्टस प्लांट देखा होगा तो आपको पता चलेगा, उसके जो जो कांटे होते हैं ना, वही उसकी पत्तियां हैं। ठीक है। ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट क्या है? माउंटेन फॉरेस्ट में ज़्यादातर मोजेस और लाइकन होते हैं। यहाँ अल्पाइन ग्रास होती है, अल्पाइन ग्रास लैंड, और ये 3600 मीटर से ऊपर यहाँ पर श्रब्स और स्क्रब्स मिलेगा। ठीक है। और 30 से मतलब 3000 से 3600 मीटर तक यहाँ पर टेम्परेचर कौन सा? टेम्परेचर फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट मेरे ख्याल से। ग्रासलैंड, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, birch। ठीक है, ये सब मिलता है। और 15 से 3000 मीटर तक क्या है? 1500 से 3000 मीटर तक टेम्परेचर फॉरेस्ट है। ठीक है, टेम्परेचर फॉरेस्ट पता नहीं क्यों लिख रहा है, वही टेम्परेचर फॉरेस्ट कह रहा होगा। ठीक है। कॉनिफर, पाइन, डिकोदार, सिल्वर फिर, स्प्रूस, सिडार, ये सब मिलते हैं। ठीक है। इसमें क्या है? टुंड्रा, अल्पाइन, माउंटेन, वुडलैंड, एरिड ग्रासलैंड और डेजर्ट श्रब्स। एनिमल कौन कौन से मिल गए भाई? कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतियन एंटेलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल, शैगी हॉर्न वाइल्ड आइबैक्स और बियर, रेयर रेड पांडा। ठीक है। शीप और गोट्स विथ थिक हेयर, ये सब मिल जाएंगे। ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट में जो, माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ? पहाड़ी इलाकों में जो होते हैं ना, वो है। ठीक है। तो अलग अलग हाइट पे अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, वो कह रहा है। ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट अभी हमने देखा था, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी। हाँ, नहीं, 70 सेंटीमीटर से कम। और एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाई टाइड्स, मड एंड स्लिट गेट accumulated on coast। Dense mangrove are the common varieties of roots of plant submerged underwater with roots of plant submerged। फिर डेल्टास ऑफ गंगा, महाबली, महानदी, सॉरी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी, मतलब जो ईस्टर्न ईस्टर्न एरिया है अपने यहाँ, जो नदियाँ मिलती हैं समुद्र पे, वहाँ पर आपको डेल्टा सारे दिखेंगे, बता था अभी। ठीक है। ईस्टर्न पे डेल्टा दिखेगा, वेस्टर्न पे क्या? एस्चुरीज दिखेंगी। ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा, सुंदरी ट्रीज आर फाउंड विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर। palm, coconut, कोयरा, agar also grow in some parts of delta। रॉयल बंगाल टाइगर इज फेमस एनिमल इन फॉरेस्ट। टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक, ये सभी मिलता है वहाँ पे। ठीक है। ठीक है। फिर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसमें ये बाइनली रिपोर्ट है, मतलब 2 साल में एक बार ये पब्लिश होती है, जिसको फॉरेस्ट सर्विस ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करती है। कब से कर रही है? 1987 में, 1987 से। ठीक है। 16 असेसमेंट हो चुके हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कब बनी थी? जून 1, 1981। MOFPC, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है, जो फॉरेस्ट को मॉनिटर और असेस करती है। ठीक है। फॉरेस्ट एरिया और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और ऑल द जोग्राफिकल एरिया रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड। फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर में डिफरेंस होता है। फॉरेस्ट एरिया वो है जिसको गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में कंसीडर करती है। ठीक है, मेंशन की है कि ये फॉरेस्ट एरिया है। जरूरी नहीं कि वहाँ फॉरेस्ट हो, वहाँ पे फॉरेस्ट हो, पेड़ पौधे, जरूरी नहीं कि वहाँ हो, लेकिन अगर उसको फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया है तो वो फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट कवर क्या होता है कि जहाँ पर भी फॉरेस्ट है, भले ही फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर हो या ना हो, तो उसको फॉरेस्ट कंसिडर किया जाएगा। फॉरेस्ट मतलब
किसको फॉरेस्ट एरिया मतलब इनके हिसाब से कौन सा एरिया है जिसको कंसिडर करते हैं ये, कि जहाँ पर 1 हेक्टेयर कम से कम 1 हेक्टेयर हो या 1 हेक्टेयर से ज़्यादा, और ट्री कैनोपी जो है उसकी डेंसिटी 10% से ज़्यादा हो। ठीक है। ठीक है। मान लो कि ये एक एरिया है। हाँ, ये एक एरिया है। अ, मान लो कि इसको फॉरेस्ट नहीं डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट एरिया नहीं है लीगली। ठीक। लेकिन असेसमेंट वाले आएंगे यहाँ देखने कि अच्छा यहाँ इतने एरिया में फॉरेस्ट है, पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इस एरिया के टोटल एरिया के 10% से ज़्यादा है, कंसिडर करेंगे भाई ये फॉरेस्ट है। ठीक है, ऐसा। फिर एफएस मतलब वही फॉरेस्ट सर्विस इंडिया रिपोर्ट हाईलाइट करती है, क्या करती है कि टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर जो है कितना है, 80 80.73 मिलियन हेक्टेयर इंडिया में। मतलब पूरे जो फॉरेस्ट है अपने यहाँ कितने, 24.56% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री। इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है टोटल, वो 24.56% है। अपना एम क्या है, 33% का ना, 33% का कि 30% का, 33% का शायद। अब वो कब तक पूरा कर देगा। अभी 24% पे हम आए, 24.56%। इसमें टोटल जो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों मिला के, ठीक है, ट्री कवर अलग चीज़ है, फॉरेस्ट कवर अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ होती है। तो टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, 21.67%। ठीक है। टारगेट कितना है, 33%। ठीक है, अब कब तक है नहीं पता। जो ट्री कवर है वो कितना है, 2.89%, जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 5188 स्क्वायर किलोमीटर टोटल फॉरेस्ट एरिया और टोटल फॉरेस्ट कवर में। ठीक है, दोनों मिला के पड़ा है। फिर रेंज इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर हैज बीन ऑब्जर्व इन ओपन फॉरेस्ट फॉलोड बाय वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, और इसके बाद मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा इंक्रीज ओपन फॉरेस्ट में हुआ है, उससे कम थोड़ा डेंस फॉरेस्ट में, और उससे भी कम मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में। 3 स्टेट शोइंग इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर कौन कौन से, कर्नाटका, आंध्रा, केरला, यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। एरिया वाइज मध्य प्रदेश हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। इसमें ये नहीं लिखा कि किस ईयर का है, अब शायद 2021 का है तो अच्छी बात है, वरना ये भूल जाना। ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा है 2019, तो बेकार है ये रिपोर्ट, फिर हम नहीं देखेंगे। क्यों, क्योंकि पुराना है। लेटेस्ट जो आया था वो 2021 में था। ठीक है, 2021 में। इसमें 2019 का डाटा है, तो वो सही नहीं है, पुराना डाटा है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2017 का डाटा दिया है, गड़बड़ कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, उसको अलग से कवर कर लेंगे हम, फॉरेस्ट कवर वाला। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो पहली नेशनल फॉरेस्ट नेशनल पॉलिसी कब आई थी, 1988, याद रखना। ठीक है। इसमें इसमें जब इंसेप्शन मतलब कह रहा है शुरू में हमारे यहाँ कितना इंक्रीज हुआ था, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैज इंक्रीज 19.7% टू 24.6%। मतलब जब शुरुआत हुई थी तब फॉरेस्ट कवर कितना था, 19.7%, अब कितना है, 24.6% जोग्राफिकल एरिया इंडिया का। ये 2019 की रिपोर्ट है। और 21 में थोड़े और बढ़े होंगे। ठीक है, 19 का है, थोड़ा पुराना है। Involvement of local communities through joint forest management program, meeting meeting the required fuel wood, fodder minor forest, fodder minor, अच्छा fodder अलग है, minor forest produce होता है। फिर small timber of rural and tribal population, conservation of biological diversity and genetic resources of the country through ex situ and in situ conservation। ठीक है, ex situ in situ पता है ना। ex situ मतलब जैसे कोई चीज़ यहाँ पे है, मतलब एक ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ कुछ जानवर रहते हैं। ठीक है, ये इनका हैबिटेट है, घर है। ठीक है, ये यहीं पले बड़े हैं, यहीं पे इनकी पूरा अभी तक वंश चला रहा है। तो ये इनके लिए ये जगह है जो इन सीटू है। अगर कोई कंजर्वेशन प्रोग्राम इसी जगह पे चलाया जाएगा तो वो इन सीटू है। अगर तुम इनको उठा के किसी जू में ले जाओ, चिड़ियाघर में, ठीक है, चिड़ियाघर में ले जाओ, तो वो एक्स सीटू हो जाएगा। ठीक है। जू और भी चीज़ें होती हैं, जीन बैंक, जू, और ऐसी जो चीज़ें होती हैं जहाँ जहाँ से उठा के मतलब उनके जो जो नेचुरल हैबिटेट वहाँ से उठा के किसी आर्टिफिशियल जगह ले जाओगे तो वो एक्स टू कहलाएगा वो जगह। ठीक है, और वहीं पे अगर करो तो इन टू। ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एफोरेस्टेशन ऑन बैरन लैंड विद पर्पस ऑफ हेल्पिंग इन द एनवायरमेंटल सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, डेफिनेशन नहीं है। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014, इसमें क्या था, प्रमोट एग्रो फॉरेस्ट्री टू इंक्रीज फार्म इनकम एंड लाइवलीहुड ऑफ रूरल हाउस स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है। Protect and stabilize ecosystem and promote resilience cropping and farming system to minimize the risk during extreme climate event. Provide raw material
to wood-based industries, creating new avenues for rural employment and reduce pressure on forest. ठीक है. Develop capacity and in the strengthen research in agroforestry, create massive people's movement for ये इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्या अचीव करना है इससे. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हैं नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री से. ऐसे ही और भी है. नगर वन स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इसमें क्या था, 200 मतलब एम, कितना एम था, डेवलपिंग 200 नगर वन अर्बन फॉरेस्ट across the country in next 5 years in cities having municipal corporation or municipalities by involving local community वगैरह. ठीक है. Minimum 20 hectare of forest will be created in city either on existing forest land or any vacant land offered by urban body. ठीक है. हर शहर में कम से कम 20 हेक्टेयर का फॉरेस्ट इनको बनाने का उद्देश्य था, और ऐसे कम से कम 200 नगर वन डेवलप करेंगे अगले 5 सालों में. किस साल आए थे इनका ना, चलो कोई नहीं. और कैंपा फंड मतलब जो ये प्रोसेस चलेगी उसको कैंपा फंड से पे किया जाएगा. कैंपा फंड आया था कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, और क्या था यार, एमपीए जो भी है प्रोग्राम ऐसे कुछ करके, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन रिलेटेड है ये. ठीक है. कैंपा फंड, इसमें मतलब जैसे कि कोई भी फॉरेस्ट डाइवर्ट किया गया किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए, किसी डेवलपमेंट वर्क के लिए. ठीक है. इस एरिया को अगर टारगेट करें या कुछ डेवलप सड़क बनाना है या कुछ और इंडस्ट्री खड़ी करनी है, तो फॉरेस्ट काटा गया इतना. अब इस फॉरेस्ट को काटने के लिए प्लस इस वहाँ पर अलग फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए जितना आपने यहाँ पेड़ काटा ना, इसको इसके 2 गुना या उतना ही शायद लगाना पड़ता है अलग. और जो भी पैसा दिया है आपने वो यहाँ पे भी उसके लिए अलग से कैंपा फंड जो होगा, एक सेंटर का होता है, एक स्टेट का होता है. ठीक है. उसमें देना पड़ेगा जो भी ये प्रोजेक्ट ले रहा है. ठीक है. फिर स्कूल नर्सरी योजना, ये उसी के तहत है. फिर वर्जे अर्बन फॉरेस्ट पुणे, अच्छा, ये एक तरह का रोल मॉडल स्कीम है. ठीक है. फिर नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, जो 4/9 प्लान थे उनको उसी में मर्ज किया गया. फॉर्मेटेड बाय द मर्जर ऑफ 4/9 प्लान सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एफॉरेस्टेशन स्कीम ऑफ एमएसएससी. ऑब्जेक्टिव वही है, जो रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड टू डेवलप द फॉरेस्ट रिसोर्सेज विद पीपल्स पार्टिसिपेशन with focus to improvement in livelihood of the forest fringe communities, especially the poor. अच्छा, ठीक है. ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में आया था. ठीक है. ग्रीन इंडिया मिशन ये अच्छा, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ये आया था 2014 में. ये जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ये 2008 या 9 में आया था. ठीक है. इसमें 8 या 9 मिशन थे, 2008 या 9 में आया था, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है. ठीक है. और इसके अंदर में ही ग्रीन इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था 2014 में. ठीक है. द प्राइमरी एम इज टू प्रोटेक्ट, रिस्टोर, एनहांस इंडियाज डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर. ठीक है. Growth in the forest and tree cover to 5 million hectare is increase the quality of forest cover in another 5 million hectare of forest and non-forest land. ऑब्जेक्टिव तो इनके हमेशा बड़े बड़े रहे हैं लेकिन अचीवमेंट नहीं है. ठीक है. सब टारगेट में कई सारी चीजें हैं भाई, सब टारगेट क्यों पढ़ोगे, लेकिन ठीक है देख लेते हैं. इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल रिस्टोर ओपन फॉरेस्ट. ठीक है. ग्रासलैंड रिवाइवल, वेटलैंड रिवाइवल, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरियाज, मैंग्रोव सर्व रिवाइन, कोल्ड डेजर्ट, अबैंडन्ड माइनिंग एरियाज, यहाँ सब इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन करना है. इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन अर्बन एरियाज. ठीक है. और इसके आउटस्कर्ट्स में करीब 0.20 मिलियन हेक्टेयर तक. इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑन मार्जिनल एग्रीकल्चर लैंड या फॉलो पर. ठीक है. एंड अदर नॉन फॉरेस्ट लैंड विच कम्स अंडर एग्रो फॉरेस्ट्री. ठीक, वहाँ पर 3 मिलियन हेक्टेयर तक का ऐसा फॉरेस्ट लगाना है, फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर. Increase forest-based livelihood income for 3 million households in around these forest areas. ठीक है. Increase carbon dioxide sequestration to a range of 50 to 60 million ton by 2020. ये पुराना होगा इसलिए 2020 इसमें डेट है, और ऑब्वियस बात है टारगेट सारे अचीव नहीं हुए. एक्ट्स, ऑब्जेक्टिव, प्रोविजन. ठीक है. Act, बहुत सही, ये बढ़िया चीज़ है. सारे एक्ट एक साथ दे दिए और उसके ऑब्जेक्टिव और उसके प्रोविजन. ठीक है. तो पहला है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016. ये लेटेस्ट है इस सीरीज में, तो शायद इन्होंने रिवर्स ऑर्डर में दिया होगा, लेकिन देख लेते हैं. इट रिफर्स टू एफॉरेस्टेशन एंड रीजनरेशन एक्टिविटीज कैरिड आउट एज अ वे ऑफ compensating for forest and
फॉरेस्ट लैंड विच इज डाइवर्टेड टू नॉन फॉरेस्ट पर्पस। बताया था अभी, जैसे कोई एक लैंड है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाना है, मान लो रोड जा रही है, ठीक है। तो अब इसको फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको फॉरेस्ट काटोगे तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना जो काट रहे फॉरेस्ट, ऐसे थोड़ी कि बस काट दिया और बना दिया। तो किसी दूसरे जगह उतना ही लैंड, या उतना लैंड नहीं, उतने पेड़, जितने पेड़ यहाँ काटे हो उतने पेड़ लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके लिए पैसा भी देना पड़ेगा तुम्हें। कहाँ देना पड़ेगा? दो फंड है कंपनसेट इसमें जो कैंपा में, एक स्टेट के लिए है और एक सेंटर के लिए, ठीक है। ऐसा देखो, नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड अंडर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, स्टेट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड अंडर पब्लिक अकाउंट स्टेट, ठीक है। सेंटर स्टेट का कितना रेशियो है? सेंटर का 10% मिलेगा, स्टेट को 90%, ठीक है। मतलब इसमें जो पैसा देंगे ये जो डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, तो स्टेट को कितना देंगे? 90%। और सेंटर को कितने देंगे? 10%, ठीक है। 10 और 90, ठीक है। सेंटर स्टेट। For compulsory afforestation, additional compulsory afforestation penal, compulsory afforestation net presence value, catchment area, और ये सब इनको डेवलप करना है, ठीक है। इसमें ये चीज़ भी देखनी है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, उसके अंडर में जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से वो डेवलप होगा, ठीक है। जब कोई प्रोजेक्ट आता है ऐसा, तो पहले ये सरकार के पास जाता है। सरकार जो है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसको स्टेट गवर्नमेंट को भेजती है, अपना जो भी इनका प्रोसेस है उसके करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट भेजती है कि भाई एक ये एरिया फॉरेस्ट एरिया है, इसको इनको काटना वाटना है। अब क्या यहाँ पे कोई फॉरेस्ट राइट एक्ट का वॉल्यूशन हो रहा है? फॉरेस्ट राइट एक्ट जो ट्राइबल्स या जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स होते हैं उनको मिलता है ना, ठीक है। वो अगर बताएंगे हाँ तो नहीं होगा, अगर बोलेंगे ना तो डेवलपमेंट वर्क शुरू हो जाएगा। फिर स्टेचुटरी स्टेटस, नेशनल कंपल्सरी फॉरेस्ट नेशनल कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, ठीक है। फिर अथॉरिटी कौन सी है? एन कैम्फा, स्टेट कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, ठीक है। फिर अथॉरिटी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, मतलब ये सारी चीज़ें उसमें बनाई गई थी, मेंशन थी। एनुअल ऑडिट ऑफ अकाउंटेंट बाई अकाउंट्स बाई कैग, ठीक है, कैग। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये एक 1980 वाला है, और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने भी बनाया था 1927 के आसपास, शायद 1927 या 26 ऐसे कुछ था। उसमें जो फॉरेस्ट था, वो जो बैम्बू था, बैम्बू को उन लोगों ने ट्री डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। बैम्बू को ट्री डिक्लेयर कर दिया था। तो उससे क्या होगा? डिक्लेयर कर दिया तो उसको काटने के लिए ना तुम्हें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, बैम्बू का बहुत यूज था पहले, कई चीजें बनती रही होंगी। उसको ही कंट्रोल करने के लिए उन लोगों ने बैम्बू को ट्री डिक्लेयर किया कि उसको काटने के लिए आपको सरकार की परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बाद में बना ये 1980 में। इसका उद्देश्य क्या था? टू चेक डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, ठीक है। फिर है रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ फॉरेस्ट फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस, रिस्ट्रिक्टेड डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। रेगुलेशन regulates diversion of forest land by way of lease to private industries and individual, restrict clear felling of tree, constitution of advisory committee for grant of approval for any of activities above mentioned, ठीक है। तो ये जो संस्था, ये जो एक्ट आया था, इसमें एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, जो जो भी डेवलपमेंट वर्क है उनको अप्रूव करेगी या नहीं करेगी, जो भी उसका काम है, ठीक है। और इसमें यही सारी चीज़ें वो देखेंगे, ठीक है। फिर ये देखो, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 टू कंसोलिडेट लॉज रिलेटिंग टू फॉरेस्ट ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ड्यूटी लेवेबल ऑन टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। इसमें क्या था कि एस्टेब्लिश 3 क्लासेस ऑफ फॉरेस्ट, एक रिजर्व फॉरेस्ट, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। फिर डील्स विद डीड इसमें क्या था? डिटेल्ड प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ राइट थ्रू एफएस। तो उस समय तो पता नहीं फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं था, अभी बाद में अमेंडमेंट हुआ होगा तो आया होगा। डील्स विद कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट नॉट बीइंग द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, डील्स विद ड्यूटी ऑन टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ट्रांजिट, रेगुलेट द राइट ऑफ द ओनर्स इन ओनरशिप या ओनरशिप ड्रिफ्ट एंड स्टैंडर्ड टिम्बर, और पावर टू रिजर्व स्पेसिफिक ट्रीज इन फॉरेस्ट इन रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। इसी का इस्तेमाल करके बैम्बू को जो है उन लोगों ने ट्री डिक्लेयर कर दिया। अब ट्री जब डिक्लेयर कर दिया कि तो जो लोग थे वो बेचारे जाके जंगल से पेड़ नहीं, ये क्या कहते हैं, बैम्बू नहीं काट सकते थे,
ठीक है। फिर बायोलॉजिकल एक्ट 2002 कंजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ठीक है। अब इसी में ही दो तीन संस्था बनी थी, एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, मतलब ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है और स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। ठीक है। रिक्वायर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेवलप नेशनल स्ट्रेटजीज प्लान programs for objective of act, required central government to notify certain species and the state government to notify biodiversity heritage sites। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करती है। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट उसको केवल नोटिफाई करती है। ठीक है, ये देख लो। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या नोटिफाई करती है, थ्रेटेंड स्पीशीज को भी। ठीक है। मैंडेट्स एवरी लोकल बॉडी टू कॉन्स्टिट्यूट बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, जितनी भी लोकल बॉडीज हैं वो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे। तो इसमें क्या क्या है देखो, पहले है नेशनल नेशनल एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, एनबीए। उसके नीचे है स्टेट। ठीक है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट नहीं, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है। ठीक है। अब उसके भी नीचे, सबसे नीचे ये है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। ये म्यूनसिपल लेवल पे या लोकल बॉडी लेवल पर है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड, और इसी के साथ ही बनेगा लोकल बायोडाइवर्सिटी फंड। ठीक है, सही है। नेशनल वर्मी मिशन, ये शुरू कब हुआ था, स्पॉन्सर्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 2006-7 में शुरू हुआ था। और ये जो इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर शुरू हुआ था, तो उसी में सब्सिम कर लिया गया। ठीक है। ठीक है, 2014 बना था। फिर रिस्ट्रक्चर्ड 2018-19 में इसको फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया, ताकि इसको जो कंप्लीट वैल्यू चेन सेक्टर उससे इंटीग्रेट कर सकें। वैल्यू चेन सेक्टर मतलब बैम्बू का पर्पस बहुत है, कमर्शियल पर्पस। ठीक है, बैम्बू के कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो अब उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना होगा, बनाया कुछ, फिर उसको मार्केट लेके मार्केट में बेचेंगे, तो अब उनको जो किसान भाई उनको बेनिफिट होगा, वो फिर और बनाएंगे, ऐसे करके वैल्यू चेन। In 2017, Indian Forest Act 1927 was amended to remove bamboo from category of trees. This allows cultivation and felling of bamboo and its product without any felling and transit permission outside forest। ठीक है, ये बताया था मैंने पहले ही। ठीक है, तो इसको यहीं पे रुकते हैं, इसके बाद हम शुरू करेंगे बायोडाइवर्सिटी जब भी शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।